Hi guys, so in today's video we'll analyze Equitas Small Finance Bank. So Equitas Small Finance Bank is basically present in around 18 states में present है and they have around 987 branches है. Their AUM का size देखेंगे तो that is around 36,000 करोड़ के आसपास है. And for Q2 the AUM growth was around 15% YoY. पहले they used to grow around 25% के आसपास. अभी ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स हो गया, उनका जो पेस ऑफ AUM का जो ग्रोथ का जो स्पीड है, ग्रोथ रेट है, दैट हैज़ डिक्रीज, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट है वहाँ पे मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. ऑल द प्लेयर्स लाइक आपके जो प्योरली माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, फिर यार अरमान फाइनेंशियल हो गए, द स्टॉक्स आर डाउन अराउंड 50-55-60% के आसपास. फिर इनका जो डिपॉजिट का जो ग्रोथ रेट था ऑन द लायबिलिटी साइड, दैट वाज अराउंड 29%. तो अच्छा है कि भाई द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स इज स्टिल लेस, क्योंकि अराउंड 29-30% का ग्रोथ, दैट इज़ गुड. फिर यार लोन बुक का जो कैटेगरी है, तो उनके जो देखेंगे तो मिक्स में अराउंड 41% ऑफ द बुक जो है दैट कम्स फ्रॉम योर स्मॉल बिजनेस लोन. फिर व्हीकल फाइनेंस से अराउंड 25% आ जाए, मतलब ये जो कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, 2 व्हीलर 3 व्हीलर लोन्स जो हो गए, तो वो दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 25%. फिर जो हाउसिंग फाइनेंस है, मतलब ये जो आपका होम लोन वाला सेगमेंट, लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 12%. फिर इनका माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 16%. मतलब ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में जो लोन्स देते हैं गांव के औरतों को, मतलब एक सेंटर पे बुला के एक दूसरे के सामने लोन देते हैं, तो दैट इज अराउंड 16%. एंड जो MSE है, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज लोन्स है, दैट इज अराउंड 4%. एंड दूसरा NBFC है, दैट इज अराउंड 2%. तो मेनली देखेंगे तो उनका जो अराउंड 16 और NBFC 18% ऑफ द बुक जो है दैट इज़ अनसिक्योर्ड. दूसरा अराउंड 82% इज सिक्योर्ड, तो ये भी अच्छा है. फिर इनका जो डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ था, दैट डिसबर्समेंट डी ग्रू 2% YoY, क्योंकि पूरा मतलब दे आर ऑल कंपनीज आर फोकसिंग ऑन मोर ऑन कलेक्शन, एंड डिसबर्समेंट का तो ग्रोथ पूरा स्लो ही डाउन कर दिया. एंड इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम था दैट ग्रू 5%. पी प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, पी पॉप, दैट ग्रू 6%. एंड पैट डी ग्रू 93% YoY. अभी कैसे हो गया है ये, अपना जो P&L स्टेटमेंट आता है उसमें पहले आता है और नेट इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, दैट इज़ योर क्या बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम. उसके बाद आप अदर इनकम जोड़ के और नेट टोटल इनकम आता है. टोटल इनकम के बाद वी सबट्रैक्ट द ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया आपका जो भी है कि रेंट हो गए, एम्प्लॉय एक्सपेंस, एम्प्लॉय का जो सैलरीज देना है, वो माइनस करके यू गेट द पी पॉप, द प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट. पी प्रोविजन ऑपरेटिंग माइनस द आपका जो प्रोविजन, जो भी मतलब आपका जो क्रेडिट कॉस्ट, मतलब कितना मतलब आपका प्रोविजन हुआ, वो सबट्रैक्ट करते, देन वी गेट द प्रॉफिट. तो इनका पैट क्यों मतलब इतना 93% गिर गया. पी पॉप तो 6% ग्रो हुआ, चलो वो भी ऐसे तो देखे तो खराब ही है, बट ठीक है, मतलब दैट स्टिल ग्रू. उसके बाद जो प्रोविजंस था दैट ग्रू अराउंड 5x हो गया प्रोविजन. लास्ट ईयर YoY देखेंगे तो लास्ट ईयर इट वॉज 63 करोड़ का प्रोविजन था, ये टाइम अराउंड 330 करोड़ का प्रोविजन किया. मतलब प्रोविजंस क्या होता है बेसिकली, if you think that this customer is going to default going ahead, अगर उसने अभी 1 महीना हो गया EMI पे नहीं किया, 2 महीना हो गया, तो उससे हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे. तीसरे महीने तो NNPA में काउंट हो जाता है, वो GNPA हो जाता है, सॉरी. तो मतलब ऐसे देखें तो मतलब इट इज़ द रिस्क ऑफ द कस्टमर, मतलब कितना आपको लग रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है फॉर द कस्टमर दैट ही विल डिफॉल्ट, तो दैट इज़ अ प्रोविजन. तो उनका प्रोविजन 5x हो गया, क्योंकि ऐसे कस्टमर लोन पे नहीं करते थे टाइम पे. फिर इनका जो GNP है, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, दैट वाज अराउंड 2.95% वर्सेस 2.12 YoY देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी. लास्ट टाइम इन Q1 इट वाज अराउंड 2.67%. फिर जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो GNPA माइनस योर प्रोविजन इज योर NNPA. तो NNPA वाज अराउंड 0.97 वर्सेस 0.91.
YOY, and quarter on quarter last quarter it was around 0.81. फिर इनके जो टॉप स्टेट्स है तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु से भी अच्छा खासा अराउंड 57% ऑफ द माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है पूरा वो तमिलनाडु से आता है। फिर इनका जो यील्ड इज द रेट एट विच इक्विटास विल लेंड मनी टू इट्स कस्टमर्स, दैट अराउंड 16.49% वर्सेस 16.5% YOY, तो ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। कॉस्ट ऑफ फंड इज बेसिकली द रेट एट विच इक्विटास विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs, so that is around 7.5% versus 7.21% YOY। मतलब क्या कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया, पहले 7.2 था अभी 7.5 हो गया, तो उनका जो आपका जो स्प्रेड होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो स्प्रेड कितना हो जाएगा आपका 7.69% है वर्सेस 8.43 YOY। स्प्रेड इज बेसिकली यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। फिर इनका जो कासा रेशियो है दैट वाज अराउंड 31% है, पहले था अराउंड 34%। कासा रेशियो बेसिकली इट टेल्स यू मतलब कासा इज बेसिकली करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, तो उनका जो पैसा है फॉर द बैंक दैट इज ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि रिस्क मतलब उनका जो इंटरेस्ट जो आप बैंक को जो पे करना पड़े दैट इज करंट अकाउंट में तो जीरो ही होता है, एंड सेविंग अकाउंट इज अराउंड 2-3% 2-3% के आसपास। तो it tells you the percentage of the low cost deposits अक्रॉस, और मतलब पूरे जो डिपॉजिट आप लेते हो, मतलब ये होलसेल वाला हो गया, डिपॉजिट हो गया, टर्म डिपॉजिट जो होता है मतलब उन पर ज़्यादा रेट मिलता है कस्टमर्स को, तो बैंक को तो बैंक्स के लिए तो वो लायबिलिटी है, तो बैंक्स को ही पे करना पड़ेगा हायर रेट। तो कासा अराउंड 31 है और 34%, मतलब कासा जितना अच्छा होता जितना ज़्यादा होता है दैट इज़ बेटर फॉर द बैंक। फिर जो रिटर्न ऑन एसेट्स है दैट वाज अराउंड 0.1% वर्सेस 2.3% YOY, मतलब खत्म ही हो गया रिटर्न ऑन एसेट, क्योंकि पैट ही आपका गिर गया। पैट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इज योर रिटर्न ऑन एसेट्स। फिर आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी अराउंड 0.8 हो गया वर्सेस 14% YOY। पैट इज बेसिक ROE इज बेसिकली योर पैट डिवाइडेड बाय योर नेटवर्थ जो होता है, तो पैट भी मतलब ख़त्म हो गया। तो फिर इफ द न्यूमरेटर इज ऑल्सो इज क्रैशिंग डाउन, तो मतलब एंड अगर डिनोमिनेटर इज ऑलमोस्ट सेम, तो दैट मीन्स दैट आपका जो ROE है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। जो पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज योर ROE। तो ROA और ROE भी मतलब कुछ नहीं समझता है, तो हम देखते हैं ROE और क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन देखने का, एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देखने का कभी भी। तो ROE फेल फ्रॉम 14 to 6, 14 to 1, 0.8 मतलब 1 भी नहीं है, एंड क्रेडिट कॉस्ट जो है दैट रोज फ्रॉम 0.8 to 3.7, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना मतलब कॉन कॉल में ना कंपनी यूजेज द वर्ड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, उसका मतलब प्रॉब्लम्स है आगे जाके, तो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, पर वो लोग एंड कंपनी हैज़ ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड एनी गाइडेंस, कि पहले तो दे यूज टू टेल अराउंड 20-25% ग्रो करेंगे AUM को, डिसबर्समेंट भी करेंगे, ROE एंड ROA के भी गाइडेंस देते। इन दिस क्वार्टर दे हैव नॉट गाइडेड फॉर एनीथिंग, मतलब क्रेडिट कॉस्ट का भी गाइडेंस नहीं दिया, AUM ग्रोथ, डिसबर्समेंट ग्रोथ, कुछ किसी का भी गाइडेंस नहीं दिया। और इनका जो कस्टमर्स देख रहे थे, तो मतलब इनके जो ऐसे कस्टमर्स जिसने इक्विटास से भी लोन लिया है और प्लस 4 लेंडर्स से भी लिया उसके अलावा, उसका मतलब अभी बेसिकली है ना अभी रिसेंटली जो इनका जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है SRO जो होता है, उन्होंने गाइडेंस रूल्स जैसे बनाए थे कि उसमें बोला था कि अ बोरोवर कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम मोर देन 4 लेंडर्स, मतलब उसके अंदर ही होना चाहिए, 4 इज मैक्सिमम। एंड दूसरा था कि द बोरोवर कैन नॉट बोरो मनी मोर देन 2 लाख रुपीज़ क्यूमुलेटिव, मतलब टोटल देखेंगे तो ये दो जो रूल्स बनाए थे, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहे थे, उनको भी मालूम पड़ रहा है कि स्ट्रेस है कस्टमर्स पे भी, एसेट क्वालिटी सबका ख़राब हो गया। तो इनका जो देखेंगे तो अभी रूल बना है ना, पहले तो नहीं था। तो अभी दे आर रिड्यूसिंग जो उनका जो इक्विटास प्लस 4, मतलब इक्विटास से भी लोन लिया ऐसे कस्टमर्स प्लस और 4 लेंडर से भी लिए, तो वो अभी अराउंड 14.5% है। फिर ऐसे कस्टमर्स जिसने 2 लाख से ज़्यादा लोन लिया है इंक्लूडिंग इक्विटास, तो दैट इज़ अराउंड 8%, और मोर देन 1.5 लाख इज़ अराउंड 12%। तो आप ये मतलब ग्रेजुअली दे विल डिक्रीज। एंड इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, कॉस्ट टू इनकम इज़ अराउंड 66% वर्सेज 64%। कॉस्ट टू इनकम बेसिकली इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़, एंड आपका जो कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, एम्प्लॉय का जो कॉस्ट हो गया,
आपके रेंट्स हो गए, दैट इज अराउंड 66, तो योर कॉस्ट टू इनकम इज 66%। फिर इनका जो SMA 0 होता है, SMA 0 इज बेसिकली योर 1 to 30 डे DPD बकेट, डेज पास ड्यू। ऐसे कस्टमर मतलब उसका क्या, ऐसे कस्टमर्स जिसने एटलीस्ट 1 day हैज़ बीन पास्ड एंड दे स्टिल हैवंट पेड द EMI, इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया। 1 to 30 का पीरियड है और उसके बीच में दे हैवंट पेड द EMI। मतलब इफ़ यू हैव टेकन द लोन टुडे, आपका EMI का डेट आज है, तो आपने आज नहीं पे किया, आपने पे ही नहीं किया 30 days तक, तो यू एज अ आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होगा दैट विल फॉल इनटू योर SMA 0 बकेट। फिर SMA 1 होता है 31 to 60 days, मतलब इफ़ 31 days हो गए, 31 to 60 days तक आपने पे नहीं किया आपका जो करंट EMI जो है, तो यू विल बी कैटेगराइज इनटू SMA 1 बकेट। और फिर SMA 2 होता है और 61 to 90 days वाला भी, और उसके बाद SMA 3 इज बेसिकली और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इनका जो SMA 0 है दैट वाज अराउंड 4%, 4.13% वर्सेस 3.77% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब बहुत ही इंक्रीज हो गया। SMA 1 जो है दैट वाज अराउंड 2.69% वर्सेस 2.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो भी बढ़ गया है। SMA 2 जो है दैट वाज अराउंड 1.63% वर्सेस 1.37 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी बढ़ गया है। मतलब देखो आपको वी हैव टू ओनली लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द एसेट क्वालिटी। अभी और एक कंपनी, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है रेपको होम फाइनेंस करके, उनका पहले अराउंड GNPA 5-6-7% के आसपास होता था, अभी कम करके दे हैव रीच्ड अराउंड 3%। अभी एब्सोल्यूट देखेंगे तो खराब ही है, 3% इज नॉट गुड, बट 7 से आया है दैट इज़ गुड। तो आपको डायरेक्शन देखना है, ट्रेजेक्टरी ऑफ द नंबर्स। ROE देख लो, कुछ नहीं समझा तो ROE देख लो, क्रेडिट कॉस्ट देख लो, और ये देख लो मैक्सिमम, ये जो आपका जो पार रेशियोज होते, पार हो गया, DPD हो गया, SMA 0, तीनों का मतलब सेम ही होता है। फिर इनका इंडिविजुअल वाइज देखेगा ना तो ग्रोथ अराउंड जो माइक्रो फाइनेंस है वहाँ तो प्रॉब्लम है, तो दैट डी ग्रू 4% YOY। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग वाला, मतलब ये जो होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैप हो गया, दैट ग्रू 23%। हाउसिंग फाइनेंस मतलब एवरग्रीन सेक्टर है, मतलब वहाँ पे तो ग्रोथ ही आ रहा है। मतलब अभी ऑलमोस्ट ऑल द प्लेयर्स हो हाउसिंग फाइनेंस में भी देख लो, होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, एप्टस हो गया, आवाज़ हो गया, आधार हाउसिंग हो गया, दैट आर ग्रोइंग 20-25-30% के आसपास। फिर इनका जो MSE वाला, मतलब माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज वाला जो सेगमेंट है, दैट ग्रो 32%। व्हीकल फाइनेंस वाला अराउंड दैट ग्रो अराउंड 14%, एंड फिर जो स्मॉल बिजनेस लोन है दैट ग्रो अराउंड 28%। फिर इनका अभी जो है गाइडेंस फॉर क्रेडिट कॉस्ट इज अराउंड 66 है। दे हैव टोल्ड दैट वो 65 to 70 के रेंज में ही रहेगा, एंड इट विल रिमेन एलिवेटेड फॉर कपल ऑफ ईयर्स, क्योंकि ये साल तो रहेगा ही, क्योंकि जो इनका जो टीम था ना, कलेक्शन टीम, अभी ये प्रॉब्लम तो अभी चालू है, Q1 से चालू हुआ। तो पहले दे हैड अ सेम टीम फॉर कलेक्शन एंड डिसबर्सल। उसका मतलब क्या, इफ पर्सन ए इज गोइंग फॉर लोन देने जा रहे हैं कस्टमर को, लोन लो, इधर से लोन लो, इधर से लोन लो, वहाँ से सेपरेटली जा रहे हैं, तो वही बंदा था जो कलेक्ट करने भी जा रहा है, अपना जो कलेक्ट EMI जो कलेक्ट करने भी जा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम हो गया तो कस्टमर्स के भी, एम्प्लॉयज़ पे भी स्ट्रेस हो गया कि भाई कलेक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उन्होंने दूसरे सेपरेट टीम बना ली है। मतलब एक टीम विल ओनली डू द डिसबर्समेंट वाला, डिसबर्समेंट करेगा, एंड दूसरा टीम विल ओनली फोकस ऑन कलेक्शंस। तो वहाँ पे क्या, एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ गया, क्योंकि नए लोग का हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी कॉस्ट बढ़ेगा। तो दैट इज़ बिकॉज इनका जो टेक पे भी काम कर रहे हैं वो लोग, वो भी एक कॉस्ट है। एंड दूसरा तो कुछ है नहीं, मतलब ऑल द कंपनीज इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक आर स्ट्रगलिंग। माइक्रो फाइनेंस वाले जो प्योर माइक्रो फाइनेंस जो है, मतलब उनका जो 90-95% बुक कम्स फ्रॉम योर अनसिक्योर्ड जो सेगमेंट है, वो तो उनका तो बहुत ही हालत ख़राब है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द रिकवरी विड स्टार्ट बाय Q4 से रिकवरी होना चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं ऐसा। अभी देखना पड़ेगा Q3 का रिजल्ट जब आएगा। एंड क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस फॉर दिस ईयर इज अराउंड 2.5% के आसपास, क्योंकि इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो पोर्शन है दैट इज अराउंड 16%। वहाँ उसका जो स्पेसिफिक करके क्रेडिट कॉस्ट देखूँ तो दैट इज अराउंड 10% के आसपास था ये क्वार्टर, बट वो अच्छा है कि अराउंड 16% ही है। अगर ज़्यादा होता है तो मतलब और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है। अभी कितना था क्रेडिट कॉस्ट, वॉज अराउंड 3.7%। एंड जो दूसरा जो रिमेनिंग पोर्शन है
ये व्हीकल फाइनेंस, एमएससी हो गया, स्मॉल बिजनेस लोन, उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट इज़ 1%। तो मेजॉरिटी जो है 1% के अराउंड है, बट वो जो 10% है इसकी वजह से ये एलिवेटेड हो गया। वेटेड एवरेज निकालते हैं हम लोग क्रेडिट कॉस्ट का, दैट बिकेम अराउंड 3.7% टाइप का। एंड इफ माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वो रिकवर करता है, एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होता है, एंड अगर क्रेडिट कॉस्ट कम्स टू अराउंड 4-5% के आसपास फॉर माइक्रो फाइनेंस, खाली वो सेगमेंट का अभी 10% है, अगर वो आता है तो ओवरऑल जो क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी का दैट वुड बी अराउंड 2-2.5% के आसपास। एंड जो इनका जो इनके जो सेंटर्स होता है, मतलब जो गांव के औरत हो, मतलब एक सेंटर पे आते हैं 100 लोग आते हैं अगर, तो मतलब वहाँ पे ही कलेक्शन होता है, डिस्बर्सल भी होता है वहाँ से। तो वहाँ पे पहले इन बिफोर कोविड द अटेंडेंस रेशियो वॉज अराउंड 70-75%। मतलब अगर 100 लोग का एक सेंटर है, मतलब 100 लोग का एक 100% का कैपेसिटी का जो सेंटर होगा, वहाँ पे अराउंड 70-75% वुड कम, 70-75%, 70-75 वुमेन्स वुड कम। अभी कम हो गया, अभी कोविड के बाद उन्होंने भी ना बुलाया था कस्टमर्स को कि आप मतलब हम लोग आपके घर आइए लो कलेक्ट करने हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गया कि उनका आदत हो गया कि घर पे ही रहना है, नहीं आना है, 2-2 किलोमीटर दूर आके उनको जो पे करना होता है ईएमआई, अभी अराउंड 40-45% के आसपास हो गया है। तो अभी ग्रेजुअली दे आर प्लानिंग टू, मतलब थोड़ा डिसिप्लिन भी करने वाले जो पीपल जो लोन लेते हैं, ठीक है। मतलब दूसरा तो अभी ट्रैक करना पड़ेगा, मेन तो ग्रोथ ही है कंपनी में। एयूएम ग्रोथ देख लो, इसमें आरओई का ट्रेजेक्टरी देख रहे हो और क्रेडिट कॉस्ट का ट्रेजेक्टरी देख रहे हो, मतलब 80% ऑफ द वर्क इज डन, मतलब वहाँ से ही हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।